वेलकम टू बायोलॉजी बेसिक्स। आम तौर पे आपको थोड़ा सा भी फीवर, थोड़ा सा भी फ्लू, थोड़ी सी भी खांसी हो जाए तो बहुत लंबे अरसे के लिए आप बीमार पड़ जाते हैं। मेडिसिन से भी आपको आराम नहीं आता जब तक कि आपको वैक्सीनेशन यानी कि टीका या इंजेक्शन ना लगवा लिया जाए। तो क्यों वैक्सीन ज़रूरी हैं, कैसे ये काम करती हैं, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। वैक्सीन्स जो हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को या हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में यानी कि बढ़ाने में बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं। आम तौर पे वैक्सीन्स में पैथोजिन को आपकी बॉडी में एंटर किया जाता है। यस, पैथोजिन, ऐसा पैथोजिन जो कि कम हार्म पहुंचाने वाला है और इसी को एंटीजन भी कहा जाता है। ये एंटीजन आपकी बॉडी में जाके ख़ास किस्म के इम्यून रिस्पॉन्स को जगाता है कि आने वाली जो बीमारी है उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये रिस्पॉन्स हमारे इम्यून सिस्टम को पहचान करवाता है कि क्या आपके बॉडी में पैथोजन आया है, उसके साथ लड़ना भी है, वो नेक्स्ट टाइम बॉडी में आके नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए उसे आपको याद भी रखना है। तो हमारे पास जो कुछ एग्जांपल्स हैं वैक्सीन्स की, उनमें एक तो है इन्फ्लुएंज़ा यानी कि फ़्लू के लिए वैक्सीन। आमतौर पे ये जो सीजनल फ़्लू और खांसी और नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो जाता है तो इसके लिए हमारे पास इन्फ्लुएंज़ा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन्स मौजूद हैं। ये वैक्सीन लेने से आपका फ़ीवर कम हो जाता है, आपको हॉस्पिटलाइज़ होने की जो रिस्क है वो कम हो जाता है, यहाँ तक कि डेथ का जो चांस है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास एमएमआर वैक्सीन्स हैं जो कि मीज़ल्स और मम्प्स वगैरह के ख़िलाफ़ हमारी बॉडी को जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने में हेल्प करती हैं। इंतहाई ख़तरनाक डिजीज़ हैं ये। और उसके अलावा डीटीएपी वैक्सीन्स हैं हमारे पास जो कि डिप्थेरिया, टेटनस टाइप की डिजीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। और फिर सबसे लेटेस्ट डेवलप होने वाली वैक्सीन्स में आ जाती है कोविड-19 की वैक्सीन, जो कि कोविड की डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अब आम तौर पे जो वैक्सीन्स हैं उनको एक डोज़ में भी दिया जाता है या डिफरेंट डोजेज़ में भी दिया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द काइंड ऑफ डिज़ीज़ दैट यू आर फेसिंग। इस चीज़ को अभी हम ग्राफ के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। अब जो पहली डोज़ होती है वैक्सीन्स की वो आम तौर पे आपके प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करने के लिए या एक्सेलरेट करने के लिए दी जाती है। अगर तो उससे आपकी डिज़ीज़ ठीक हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर उसके बाद आपके जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को उजागर करने के लिए एक और बूस्टर डोज दी जाती है। अब ये जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए वैक्सीन्स हैं ये आम तौर पे इंडिविजुअल्स की स्पेसिफिसिटी पे डिपेंड करता है। हर किसी को एक तरह की वैक्सीन नहीं दी जा सकती। वैक्सीनेशन को इम्यूनाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि ये आप अपने लिए तो लेते ही हैं लेकिन अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके स्ट्रीट के मेम्बर्स हैं, आपके कम्युनिटी के, स्कूल के डिफरेंट मेम्बर्स हैं, उन सब को भी प्रिवेंट करवा सकती है। और वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम एडवर्ड जेनर ने 1796 में स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट डेवलप करवाया था। ग्राफ के थ्रू ज़रा समझते हैं। यहाँ पे अगर आप एक्स एक्सिस पे देखें तो हमारे पास है टाइम, यानी कि स्टार्ट में आपका इम्यून रिस्पॉन्स कैसा था और टाइम बढ़ने के साथ साथ आपका इम्यून रिस्पॉन्स कैसा हुआ। और वाई एक्सिस पे हमारे पास है एंटीबॉडीज़ की कॉन्सेंट्रेशन। अब ये अगर आप देखें तो जब पहली दफ़ा आपको वैक्सीनेशन दी गई तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स कितना लो है, कितना नीचे है, लेकिन ये फ़र्स्ट वैक्सीनेशन देने के बाद फ़ौरन बाद आपका जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया है, इंक्रीज़ हो गया है। लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद, ये देखें कुछ टाइम गुजरने के बाद ये इम्यून रिस्पॉन्स फिर से कम हो गया। अब इसको दोबारा बढ़ाने के लिए आपको एक बार फिर से वैक्सीनेशन लेनी पड़ेगी। तो वो सेकंड वैक्सीनेशन लेने के बाद फिर से अब आपका सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स पहले से ज़्यादा बड़ा और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। अच्छा खासा फ़र्क आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सेकंड वैक्सीनेशन भी काफ़ी नहीं होती। कुछ अरसे के बाद इसका भी ये जो रिस्पॉन्स बनता है ये आहिस्ता आहिस्ता लो होना स्टार्ट हो जाता है विद टाइम बढ़ने के साथ साथ। तो फिर आपको महसूस होता है, आपकी बॉडी वीक होती है या आप दोबारा से नज़ला ज़ुकाम में पड़ जाते हैं।
जिसके लिए आपको एक और बूस्टर या तीसरा वैक्सीन लगवाना पड़ता है, और वो थर्ड वैक्सीन लेने के बाद फिर से एक बार आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट कर जाता है। तो ये विद टाइम कम होगा, फिर आप लेंगे फिर, एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं एलर्जीज़ पर। एलर्जी क्या है? ये एक ओवर रिएक्शन है हमारे इम्यून सिस्टम का किसी भी सब्सटेंस को अगर वो हार्मलेस कंसिडर कर ले, यानी हमें लगता है कि कोई हार्मलेस चीज़ हमारी स्किन पे या हमारी बॉडी में एंटर हो गई है, और इसे हम एलर्जन कहते हैं। अब ये जो एलर्जन है ये बॉडी में एंटर तो हो जाती है, लेकिन हमारी बॉडी कई दफ़ा इसको एज अ हार्मफुल पैथोजन रिकॉग्नाइज करती है, और उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी में या तो ख़ारिश पैदा होना शुरू हो जाएगी या जलन पैदा होना शुरू हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो कॉमन कॉजेज़ क्या हैं एलर्जीज़ की? पहले ज़रा इन पे हम जो है वो नज़र दौड़ाते हैं। एक तो है जेनेटिक्स। देखिए भी आपकी फैमिली हिस्ट्री में ही है, आपकी फैमिली में शुरू से लोगों को जो है प्रॉब्लम्स रही हैं एलर्जीज़ की, तो उस वजह से आपके अंदर भी वो शिफ्ट हो गई है। अगर जेनेटिक्स में नहीं तो फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में है, यानी कि आपके इर्द गिर्द मिट्टी उड़ रही है उससे आपको एलर्जी होगी, आपके इर्द गिर्द फ्लावर्स हैं उसके पोलन की वजह से आपको एलर्जी होगी। बहुत से लोगों को फूलों की खुशबू पसंद है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए यही फूलों की खुशबू बहुत तकलीफ़देह होती है, क्योंकि उन्हें इस खुशबू से एलर्जेंस महसूस होते हैं और उन्हें एलर्जी फ़ील होती है। या फिर इम्बैलेंस्ड गट माइक्रो बायोम भी हो सकता है। आपका जो गट का अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो ही इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कई दफ़ा आपका इम्यून सिस्टम ही ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए, या कई दफ़ा आपका जो गट है उसमें कोई ना कोई ऐसी लीकेज हो जाती है, या उसकी मेम्ब्रेन इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन जो है वो उसके अंदर से ऐसी चीज़ें आपके गट्स में जाना शुरू हो जाती हैं जो कि एलर्जी कॉज कर सकती हैं। अब एलर्जेंस क्या क्या हो सकते हैं? देखिए एलर्जेंस एयरबॉर्न हो सकते हैं, जिनमें मैंने अभी बताया कि डस्ट हो सकती है, पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, आपका फूड हो सकता है, ख़ास तौर पे पीनट्स, ट्री नट्स, मिल्क। कुछ लोगों को अंडे की स्मेल पसंद नहीं है, कुछ लोगों को फ़िश पसंद नहीं है। ठीक है, इसी तरह जो बीज़ हैं, जो डेमोज़ हैं, उन वो अगर आपको बाइट कर जाए उसकी वजह से आपको एलर्जी फ़ील हो सकती है। फिर इसके अलावा मेडिकेशंस हैं, कई किस्म की मेडिसिन्स अक्सर, या कई अगर वैक्सीन्स हैं तो वो कई दफ़ा आपकी बॉडी में जाके रिएक्शंस कॉज कर देते हैं। फिर कुछ ख़ास किस्म के प्लांट्स हैं जिनमें कि पॉइज़न आइवी और ओक है, ये भी एलर्जी कॉज़ करवा सकते हैं। लैटेक्स है कुछ प्लांट्स का जिनमें कि जिनसे कि ग्लव्स और बैलून्स बनते हैं, इनकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है। फिर ख़ास करके पेट्स, जिन घरों में पेट्स हैं, बर्ड्स, डॉग्स, कैट्स, इनके छोटे छोटे बाल उतरते रहते हैं जो कि विद टाइम उड़ के आपके नोज़ से तक पहुंच जाते हैं, और ये आपको स्ट्रिक्ट किस्म की एलर्जी कॉज़ कर सकते हैं। इसी तरह घर में नॉर्मल रूटीन में यूज़ होने वाले जो क्लीनिंग एजेंट्स हैं, ये जो फ्लोर को क्लीन करने वाले एजेंट्स हमारे पास आते हैं, इनकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है। हमारी जो लेडीज़ कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं उसमें भी कई दफ़ा आप कह लें कि एक क्वालिटी वाली प्रोडक्ट ना यूज़ करने की वजह से लेडीज़ को अच्छी खासी स्किन एलर्जीज़ के प्रॉब्लम देखने में आते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कॉस्मेटिक्स के लिए कोई प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो बहुत सोच समझ के सही क्वालिटी अच्छी कंपनी का ही यूज़ करें। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या साइंस हैं एलर्जिक रिएक्शंस के। हर पर्सन के रिएक्शन दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। क्या क्या रिएक्शंस हैं? एक तो है रेस्पिरेटरी इश्यूज़, जैसे कि मैंने बताया इसमें आपको खांसी हो सकती है, ज़ुकाम हो सकता है, और स्किन के प्रॉब्लम्स हैं जिनमें इचिंग, ख़ारिश हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ में आप देखें कि वॉमिटिंग की जो फीलिंग है, नोज़िया, वो हो सकती है, डायरिया हो सकता है, और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी इसमें देखे गए हैं जिनमें कि एनाफिलैक्सिस का प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। अब कॉमन टाइप ऑफ एलर्जीज़ क्या क्या हैं? एलर्जीज़ जो हैं इनको ब्रॉडली 4 या 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, जिनमें एक तो है इन्हेलेशन एलर्जीज़। इनहेल कर लेना यानी कि अपने अंदर सांस के थ्रू ले जाना। तो ऑब्वियस है कि ये जो पेट्स हैं या जो हवा में उड़ने वाले डस्ट और पॉलन्स हैं, ये इस तरह की एलर्जीज़ कॉज कर रहे हैं। फिर है इंजेक्शन एलर्जीज़, यानी कि
खाने के थ्रू या दवाई के थ्रू कोई चीज़ आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है वो पार्ट में जाके वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करे। स्किन एलर्जीज़ हो सकती हैं। स्किन में वही बात है कि प्लांट्स है, लेटिक्स है, या जो हाउस होल्ड केमिकल्स, फ्रेगरेंसेस हैं, कॉस्मेटिक्स है, ये चीज़ें आपकी स्किन के साथ कांटेक्ट करने के बाद आपको कोई एलर्जी कॉज करवा दें। उसके अलावा इंजेक्शन से होने वाली एलर्जीज़ हैं। इंजेक्शन में ये नहीं है कि सिर्फ वैक्सीन है, जो इंसेक्ट्स आपको बाइट कर लेते हैं उसकी वजह से भी ये एलर्जीज़ कॉज हो सकती हैं। और फिर ये जो एनाफ्लेक्सिस है, ये तो बहुत ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है। ये तो मिनट्स और सेकंड्स में आपको जो है एलर्जिक बना सकती हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जैसे ही आपको महसूस हो कि आप किसी एलर्जी के रिएक्शन में फंस चुके हैं, तो आप फ़ौरी तौर पे किसी भी फिजिशियन को, अपने डॉक्टर को जाके कंसल्ट करें और उस हिसाब से अपनी मेडिकेशन या वैक्सीनेशन करवा लें। सो दिस इज़ इट अबाउट द वैक्सीनेशंस एंड एलर्जीज़। आई होप दैट द वीडियो वाज यूज़फुल फॉर यू। इफ़ यस, तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर दें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें नई आने वाली वीडियोज़ के लिए। Thank you for watching.